हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में। ठीक, लेकिन उसके पहले अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा रिवाइज करने में। तो रिवाइज करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि विधायिका क्या होती है। ठीक, विधायिका का मतलब जो विधि बनाती है, कानून बनाती है, उसी को हम विधायिका कहते हैं। ठीक, और विधायिका देश में 2 स्तर पर पाई जाती है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो विधायिका होती है उसे संसद कहते हैं और राज्य स्तर पर जो विधायिका होती है उसे विधानमंडल कहते हैं। अब संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, अब राष्ट्रपति को तो हम पढ़ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी तरह विधानमंडल भी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक, जो पोजीशन सेंटर में राष्ट्रपति का होता है वही पोजीशन राज्यों में किसका होता है? राज्यपाल का। इसका मतलब राष्ट्रपति के समकक्ष कौन है? राज्यपाल। राज्यसभा के समकक्ष कौन होती है? विधान परिषद। और लोकसभा के समकक्ष कौन होती है? विधानसभा। ठीक, मतलब अगर सरकार बनाई जाती है तो लोकसभा में ही बनाई जाती है। उसी तरह जो राज्यों में सरकार बनती है, अगर विधानसभा में आपका बहुमत है तभी आप सरकार बना सकते हैं। ठीक, इसी तरह लोकसभा में बहुमत है तो लोकसभा में सरकार बना सकते हैं। ठीक, लेकिन राज्यसभा में सरकार नहीं बनाई जाती, ना तो विधान परिषद में। ठीक, और हर राज्य में विधान परिषद नहीं होता है। ये आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। विधान परिषद का अलग चैप्टर है, विधानसभा का अलग, लोकसभा राज्यसभा का अलग अलग चैप्टर उसको पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक, तो इनका आर्टिकल आप याद कर लीजिए। मैंने कल याद करने का तरीका बताया था कि 7 माने 7 से संसद, 7 से 7, और जो सम संख्या है 2 से कटने वाली संख्या वो राज्यसभा के पास जाती है 80, और विषम संख्या किसके पास जाती है? लोकसभा के पास जाती है। ठीक, और इसका आर्टिकल तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जिसका चुनाव इनडायरेक्ट रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब आम नागरिक उस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। तो कौन कौन से लोग उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं? इसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है और उस निर्वाचक मंडल का वर्णन आर्टिकल 54 में किया गया है। अब बात करते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक, तो निर्वाचक मंडल में आने वाले लोगों को मैंने बताया था कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, और दिल्ली पांडिचेरी में अपवाद के तौर पर विधानसभा है, इसलिए उसके भी सदस्य को हम शामिल कर लेते हैं। ठीक, और इस निर्वाचक मंडल की मैंने खास बात बताई थी कि इसमें मनोनीत वाला एक भी सदस्य हिस्सा नहीं ले सकता है। अब बात करते हैं कि अगर लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो कई लोगों को मनोनीत करता है? 2 लोग होते हैं, और वो दोनों कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय होते हैं। ठीक, आंग्ल भारतीय माने वे अंग्रेज जो अब भारतीय हो चुके हैं। ठीक, और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। ये 12 लोग कला, साहित्य या विज्ञान अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं 12 लोग। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को अपने मन से मनोनीत कर सकता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक, तो मैंने बताया अभी कि मनोनीत वाले एक भी सदस्य हिस्सा नहीं लेता है। इसका मतलब लोकसभा में जो 2 मनोनीत वाले हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे, और राज्यसभा में जो 12 लोग हैं वो भी हिस्सा नहीं लेंगे, और विधान परिषद, जो राज्यों में विधान परिषद होती है, उसका एक भी मेंबर मनोनीत और जो इलेक्टेड है, निर्वाचित, मनोनीत इसमें नाम नहीं आएगा। एक भी मेंबर, चाहे वो नॉमिनेट हो चाहे इलेक्टेड हो, मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, विधान परिषद का एक भी मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा, चाहे वो मनोनीत वाला हो चाहे निर्वाचित वाला। बात इज क्लियर? ठीक है, तो कौन कौन से लोग नहीं आते हैं? 2 लोकसभा के और 12 लोग राज्यसभा के, और मनोनीत और विधान परिषद का एक भी मेंबर, विधान परिषद का एक भी मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। ठीक, क्वेश्चन ये आया था कि बताओ राष्ट्रपति लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? 2। राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? 12। पूरी संसद में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है? 2 लोग, राज्यसभा में 12, और पूरी संसद की बात करें तो 12 + 2 14 लोगों को मनोनीत करता है। ठीक, अब मैंने बताया था कि कोई भी विधेयक, कानून तभी बनता है जब लोकसभा से पारित हो जाए, उसके बाद राज्यसभा से भी पारित हो जाए, और फाइनली राष्ट्रपति अपनी मोहर या हस्ताक्षर लगा दे, तभी कोई भी विधेयक कानून बनता है। मतलब
बिना राष्ट्रपति के परमिशन के, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। ठीक, अब यहाँ तक बात हो गई थी। अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। तो योग्यता मैंने बताया था कि भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो, लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद क्या है मैं बता चुका हूँ। ठीक, और इसके बाद बताए थे कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने लायक हो। ठीक, ये बात हो गई थी। इसके बाद कार्यकाल की बात करते हैं। अच्छा, योग्यता में एक पॉइंट और बताया था कि इतनी सारी योग्यताएं तो भारत के सभी नागरिक के पास है, लगभग 50% जनसंख्या के पास, लेकिन जो मेन पॉइंट है 100 सांसदों का सपोर्ट चाहिए। 50 प्रस्तावक के रूप में हो, माने आपके नाम का प्रस्ताव रखें कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने लायक है। ठीक, प्रस्ताव का मतलब कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लायक है, 50 व्यक्ति ऐसा कहें। ठीक, और अनुमोदक का मतलब हामी भरे कि हाँ वो लोग सही कह रहे हैं। ठीक, तो 50 अनुमोदक हों और 50 प्रस्तावक हों, और वो 100 लोग जो होते हैं वो कहाँ के सदस्य होने चाहिए, निर्वाचक मंडल के ही सदस्य होने चाहिए। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल की बात करें तो 5 साल का कार्यकाल होता है, और ये उस दिन से गिना जाता है जिस दिन वो कुर्सी पर बैठते हैं या जिस दिन शपथ लेते हैं। ठीक, इसके बाद बात करें इस्तीफा की। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। ठीक, अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी सी बोलने में गड़बड़ी हिचकिचाहट कर दिया था। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा, गलती हो गई थी बोलने में। ठीक, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, ये दोनों एक दूसरे को अपना इस्तीफा देते रहते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं पुनर्निर्वाचन की। मतलब क्या राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है? तो राष्ट्रपति चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सके, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियों ने आपस में समझौता किया है कि कोई भी एक बार से ज़्यादा दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, अनकहा और अनरिटन रूल है कि कोई भी एक बार से ज़्यादा दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं शपथ की। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिला सकता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इम्पीचमेंट के बारे में। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? महाभियोग। महाभियोग माने जबरदस्ती पद से हटाना। तो राष्ट्रपति को जबरदस्ती पद से हटाने का कारण केवल एक कारण भारत के संविधान में लिखा है कि अगर वो भारत के संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं तभी उनको जबरदस्ती पद से हटाया जा सकता है। ठीक, और राष्ट्रपति को जबरदस्ती पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लेके आइए चाहे राज्यसभा में लेके आइए, लेकिन वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब कुल सदस्यों का 2/3, ना कि उपस्थित मेंबर का। कुल मेंबर का जितने भी होते हैं उस सदन में, उनका 2/3 लोग अगर सिग्नेचर कर देते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए, तो वो प्रस्ताव अगले सदन में भेजा जाता है। अगर वहाँ भी पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। ठीक, और ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 61। ठीक, आर्टिकल 61 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार आया है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में लिखी गई है। तो आर्टिकल 61। ठीक, इसी तरह आर्टिकल 61 की जगह आप एक चीज़ और याद कर लीजिए, आर्टिकल 71। आर्टिकल 61 और 71 में कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति को जबरदस्ती कैसे हटाया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 71 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई धांधली है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव गलत तरीके से कोई जीत गया है, तो उसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में ही लेकर जाया जा सकता है, हाई कोर्ट में उसको नहीं लेकर जाया जा सकता। ठीक, मतलब कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई बहस होता है तो उसका मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होगा, उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। बात इसके लिए आर्टिकल 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अगर कोई धांधली हुई है तो उसका मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उसका फैसला फाइनल होगा, उसके खिलाफ कहीं आप नहीं जा सकते। समझ में आया? ठीक, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के धांधली की बात हुई। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वैकेंसी के बारे में। राष्ट्रपति का पद कब कब खाली होता है? तो मैंने इसके 5 कारण होते हैं। पहला कारण है राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे। दूसरा कारण है राष्ट्रपति को जबरदस्ती हटा दिया जाए। तीसरा कारण है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। चौथा कारण है राष्ट्रपति के पद को लेकर कोई बहस हो जाए, जैसे आर्टिकल 71। ठीक, धांधली हो जाए
तो उस केस में राष्ट्रपति का पद खाली होता है। और एक कारण और बताया था कि राष्ट्रपति का पद अगर कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया है तब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। और इसके बाद मैंने बताया था कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस पद पर कौन संभालेगा, कौन संभालने आता है, उपराष्ट्रपति उस पद को संभालने। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं है तो उस पद को कौन संभालता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और कितने साल तक, कितने महीने तक संभाल सकता है, 6 महीने तक। और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अब बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो अगला राष्ट्रपति चुना जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर कि कोई राष्ट्रपति बना और 2 साल तक काम किया, 2 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक, तो क्या ये बताओ कि अगला जो राष्ट्रपति चुना जाएगा क्या वो 3 साल के लिए चुना जाएगा कि 5 साल के लिए? वो 3 साल के लिए नहीं चुना जाता है बल्कि 5 साल के लिए, पूरे कार्यकाल के लिए चुना जाता है। आप खुद सोचिए, देश का इतना बड़ा पद है, जैसे आपने खाना खाया और थाली में छोड़ दिया थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा खाना खा के थोड़ा खाना छोड़ दिया, उस खाने को आप देश के सबसे बड़े दे रहे हैं तो ठीक, तो इस तरह नहीं होता है, ठीक, आधा खाना खा के आधा खाना। तो जो भी नया राष्ट्रपति चुना जाता है वो पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है, ना कि बचा हुआ कार्यकाल के लिए, ठीक। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो केवल समझाने के लिए दिया है, ठीक। तो अगला जो राष्ट्रपति चुना जाएगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं चुना जाएगा बल्कि पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक। अब ये हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निवास स्थान के बारे में। राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है वो रायसीना हिल, नई दिल्ली है, ठीक। इसको राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं या रायसीना हिल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि रायसीना नामक पहाड़ी पर ये स्थित है, ठीक। इसको वायसराय लॉज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें जो अंग्रेज का वायसराय रहता था इसमें, ठीक। इसके बाद बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो राष्ट्रपति की सैलरी हर साल बदलती रहती है, लेकिन अभी क्या है, 5 लाख पर मंथ है, ठीक। ये हो गया जो हम पुराना पढ़े थे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में, ठीक। तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख का मतलब संविधान ने जिसको प्रमुख माना है, ठीक। जिसका मतलब अगर कोई कार्यपालिका का प्रमुख होगा तो सारी शक्तियां कार्यपालिका की किस में होगी, राष्ट्रपति के पास ही होगी, जो प्रमुख है उसी के पास होगी। लेकिन शक्तियां होती तो हैं, लेकिन उन शक्तियों का इस्तेमाल वो मंत्रिपरिषद के द्वारा करता है। इसीलिए मंत्रिपरिषद का हो चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा करता है, अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के द्वारा करता है। इसीलिए जो कार्यपालिका का वास्तविक हेड माना जाता है वो किसको माना जाता है, पीएम को, प्रधानमंत्री को। और जो राष्ट्रपति हैं वो खाली नाम मात्र के प्रमुख रह जाते हैं। समझ में आया? तो इसी प्रोसेस में राष्ट्रपति को कई सारी शक्तियां दी गई हैं, जिसमें से मैं कुछ शक्तियों को आज पढ़ाऊंगा और कुछ कल पढ़ाऊंगा, ठीक। तो मिटाते हैं इसको। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में, ठीक। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का हेड होता है या संवैधानिक हेड होता है और उसको कई सारी शक्तियां दी गई हैं संविधान के द्वारा। तो कई सारी शक्तियों में सबसे पहले नंबर पे आता है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, दूसरे नंबर पे आता है विधायी शक्तियां, माने विधेयक बनाने संबंधी शक्तियां, और तीसरा आता है वित्तीय शक्तियां, चौथा आपातकालीन शक्तियां, सैन्य शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, अध्यादेश पावर और वीटो पावर, ठीक। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे और ये जो शक्तियां हैं तीनों ये कल के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। कार्यपालिका, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। सबसे पहले हम आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो भारत में 3 तरह से आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक। और लगाने वाले कौन होते हैं, राष्ट्रपति। आपातकाल लगाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, ठीक। तो भारत में 3 तरह से आपातकाल लगाया जा सकता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल। और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ठीक। फाइनेंशियल माने वित्तीय आपातकाल, ठीक। अब बात करते हैं इनके आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ से इसको याद कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले 352 लिख दीजिए, ठीक। फिर 4 का अंतर, 4 जोड़ेंगे तो 356 होगा, फिर 4 जोड़ दीजिए 360 होगा, और यहाँ लिख दीजिए बीएसएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, ठीक। दिख रहा है ना यहाँ, बीएसएफ के जवान। बी माने भारत पर लगने वाली इमरजेंसी, माने नेशनल इमरजेंसी।
यस माने स्टेट पर लगने वाली इमरजेंसी माने राज्य आपातकाल, और यफ माने फाइनेंशियल इमरजेंसी माने वित्तीय आपातकाल। ठीक, तो आर्टिकल 52, 56, 60, 352, 56, 60 क्या हो गया, भारत पर लगने वाली इमरजेंसी। यहाँ बीएसएफ लिखेंगे और 52, 56, 60 लिख दीजिए, आपको इसे याद हो जाएगा। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, देख लो यहाँ पे बीएसएफ लिखेंगे, यहाँ 352, 356 बंद कर दीजिए उसको। हाँ, कंटिन्यू है वीडियो। 352, 56 और 60। ठीक, तो ये है भारत। बी माने भारत, बी से भारत, और एस से स्टेट, और एफ से इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, एफ से फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये हो गया। इमरजेंसी को हम कैसे याद करेंगे, ठीक, तीनों के आर्टिकल को कैसे याद करेंगे, 4 4 जोड़ते चले जाइए, 52, 4, 56, 4, 60, और यहाँ लिख दीजिए बी माने भारत पर लगने वाली इमरजेंसी, यहाँ लिख दीजिए बी, यस, यस माने स्टेट पर, और यहाँ लिख दीजिए एफ, एफ माने फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये आर्टिकल याद कैसे होगा और कौन किसका होगा, ये आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल किन किन स्थितियों में लगा सकता है। तो संविधान में ऐसे 3 कारण दिए गए हैं जिससे राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहला कारण क्या है कि अगर कोई बाहरी आक्रमण हो, मतलब अगर किसी देश ने बाहर से आक्रमण कर दिया, ठीक, या दूसरा कारण क्या है कि हमने किसी पे आक्रमण कर दिया या हम किसी से युद्ध कर रहे हैं, दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है, आंतरिक विद्रोह, मतलब ये जो देश की जनता है वहाँ पे आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया, चाहे धर्म को लेकर, चाहे जात पात को लेकर, या किसी चीज़ को लेकर के अंदर ही अपने ही देश में आंतरिक विद्रोह चालू हो गया है। तो ऐसे 3 कंडीशन है जिसमें राष्ट्रपति क्या लगा सकता है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक, अब बात करते हैं आज दिन तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो आज दिन तक केवल 3 बार तक ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहली बार जब लगा था तो वो 1962 में लगा था, भारत चाइना युद्ध था, भारत और चाइना के साथ युद्ध था, और लगाने वाले कौन थे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक, ये भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति हैं, और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, टीचर्स डे। ठीक, और ये भारत के सबसे महान हस्ती हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक, तो भारत रत्न पाने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, तो ये पहली बार जब लगा था नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, तो 1962 में लगा था। भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था, और लगाने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, दूसरी बार लगा था 1971 में, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और इसको लगाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, बीपी गिरी। ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। कार्यवाहक का क्या मतलब होता है कि अगर बीच कार्यकाल में किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ठीक, तो ऐसे में कौन आता है, उपराष्ट्रपति आते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति आते हैं उन्हीं को कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक, भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे, पहले थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, तीसरे हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की बीच कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो उन्हीं के पद पर कौन आते हैं, डॉक्टर बीबी गिरी, बीबी गिरी आते हैं, और वो भारत के सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो इनके बारे में आप खाली इतना याद रख लीजिए कि भारत के सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है। ठीक, तो वो बीबी गिरी है। ठीक, और देश में दूसरी बार जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो उसको लगाने वाले कौन थे, बीबी गिरी। ठीक, तीसरा 1975 में लगा था। इसका कारण क्या था, आंतरिक विद्रोह। इन दोनों का कारण लड़ाई झगड़ा था, लेकिन इसका कारण क्या था, आंतरिक विद्रोह। मतलब ये बाहरी आक्रमण थे और ये अंदर ही अपने देश में ही हुआ था। और इस समय जो लगाने वाले राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे, और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। और इंदिरा गांधी ने केवल एक ही बार इनको कहा था फ़ोन करके कि देश की स्थिति सही नहीं है, आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए, आंतरिक विद्रोह में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। और केवल एक फ़ोन करने के कारण ही, एक फ़ोन के द्वारा ही फखरुद्दीन अली अहमद ने अगले दिन ही क्या लगा दिया था, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ठीक, तो इस शब्द का गलत इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने किया था, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था। ठीक, तो इसी के लिए 44वां संविधान संशोधन नियम आया और इसका नाम बदल करके सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया। ठीक, सशस्त्र विद्रोह का मतलब
जब देश की जनता मतलब कई एक बड़ी भीड़ अस्त्र शस्त्र लेकर इकट्ठी हो जाए और आभास हो कि मतलब कुछ गलत होने वाला है, तो ऐसे स्थिति में क्या आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे खाली इंदिरा गांधी के कहने पे हो गया था एक फ़ोन कॉल पे, और कुछ हुआ भी नहीं था कि आंतरिक विद्रोह देश की स्थिति वहाँ पे आभास की गई थी कि खराब हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जब इकट्ठी दिखेगी, भीड़ दिखेगी तभी लगाया जा सकता है। ठीक, तो इसका गलत इस्तेमाल अब नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि जब भीड़ दिखेगी अस्त्र लेकर के तभी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया और इसका नाम बदल करके क्या हो गया, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि जब देश की जनता अस्त्र लेकर के कहीं पे इकट्ठी हो और कुछ गलत होने का आभास हो, ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। समझ गए? ठीक है, अब बात करते हैं, ये हुआ आपातकालीन शक्तियों में। सबसे पहले हमने पढ़ा राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी 3 केस में लगाई जा सकती है, चाहे बाहरी आक्रमण हो या हम किसी के साथ युद्ध में शामिल हों, और तीसरा कारण है आंतरिक विद्रोह। और बात करें कि अब तक कितनी बार भारत में लग चुका है, तो 3 बार लग चुका है, 62, 71, 75। ऐसे याद रखिए, 62, 71, 75। 1962, 71, 75 पहला कारण था भारत चाइना युद्ध, दूसरा कारण भारत पाकिस्तान युद्ध, और तीसरा कारण था आंतरिक विद्रोह, जिसका नाम बदल करके 44वें संशोधन में सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किसने किया था, इंदिरा गांधी की सरकार ने, और अगले साल बुरी तरह से हारी भी थी। ठीक, और बात करें कि पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो लगाने वाले कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार लगाने वाले बीबी गिरी थे, और तीसरी बार फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक, अच्छा, मैंने बताया कि राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की बीच कार्यकाल में ही मौत हो जाती है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी बीच कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे 2 हैं, और दोनों ही मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक फखरुद्दीन अली अहमद। इन दोनों की ही बीच कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है। तो ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी बीच कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, अब ये हो गया नेशनल इमरजेंसी। अब बात करते हैं आर्टिकल 356 राज्य आपातकाल। इसी को हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक, ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, माने सरकार गिर जाती है जहाँ पे, तो ऐसे केस में हम राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, ये अक्सर देखने को मिलता है, जैसे ज़्यादातर पंजाब में अभी तक सबसे ज़्यादा बार देखने को मिला है, अभी महाराष्ट्र में सरकार गिरी थी वहाँ देखने को मिला है, तो ये अक्सर देखने को मिलता रहता है। ठीक, तो इसी को आर्टिकल 356 को ही राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, और इसको राज्य आपातकाल कहते हैं। ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, वहाँ की सरकार गिर जाती है। समझ गए? अब बात करते हैं आर्टिकल 360 की, और ये इसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। जब किसी क्षेत्र विशेष की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, तब वहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, फाइनेंशियल आपातकाल, माने वित्तीय आपातकाल। जब किसी क्षेत्र में धन की कमी हो जाए या ठीक उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए, ठीक, तो वहाँ पर राष्ट्रपति क्या लगा देते हैं, वित्तीय आपातकाल लगा देते हैं। ठीक, तो ये आपातकाल संबंधी शक्तियाँ जो हैं राष्ट्रपति की, ये बिल्कुल क्लियर हुआ। आपातकाल शक्तियों में 3 शक्तियाँ आती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, 3 तरह के आपातकाल आते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। 52, 56, 60, 352, 356, 360। BSF, बी माने भारत पर लगने वाली, पूरे भारत पर लगने वाली माने राष्ट्रीय आपातकाल, और राज्य पर माने स्टेट पर लगने वाली, ठीक, और एफ माने फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, कब कब लगाया गया है और क्या क्या कारण हो सकते हैं लगाने के, तो ऐसे 3 कारण हैं, बाहरी आक्रमण या किसी के साथ हम युद्ध में शामिल हों, और तीसरा आंतरिक विद्रोह। अभी तक 3 बार लग चुका है, 62, 71, 75 में भारत चाइना युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और आंतरिक विद्रोह हुआ था। लगाने वाले कौन थे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, बीबी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद। बात करते हैं आर्टिकल 356 राज्य आपातकाल, तो ये लगभग देखने को अधिकतर मिलता ही रहता है। ये कितनी बार लगा है, हर राज्यों में कई बार लगा है, तो इसकी बात नहीं करते हैं। बात है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सुखद घटना है कि आज दिन तक कहीं भी वित्तीय आपातकाल
नहीं लगा है। ठीक, आर्टिकल 360 आज दिन तक पूरे भारत में नहीं लगा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना अगला पॉइंट, इसको मिटाते हैं और वीडियो पॉज कर दीजिए।